हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का, तो मैं आज बीए के लिए स्पेशली या जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी कोर्स में आप में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं आपको बार बार पढ़ा के इसको रटा दूंगा इसी वीडियो में, ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो अच्छे से कर पाएँ इसको। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को या तो इंटू 2 के स्पीड पे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मुझे पता है, इंटू 2 पे, इंटू 1.5 पे फटाफट से देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कैसे याद रखेंगे इसको कि जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो ठंडियों में हुई थी। पहली बात तो इससे आपको मंथ क्लियर हो जाएगा कि दिसंबर है, दिसंबर तक तो ठंडी आ जाती है। और एक साल पहले हुई थी। क्यों? क्योंकि संविधान जो है वो 1947 से पहले बना था। ओके, संविधान 1947 से पहले बना नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ बना था, मतलब बैठक जो हुई थी, इसकी चर्चा हुई थी कि संविधान बनाना है हमको, वो 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आंध्र प्रदेश, सेकंड क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। देखो, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस का मतलब यानी वोटर डे, जिसको आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए, सत्येंद्र सिन्हा जी थे प्रथम बैठक के अध्यक्ष, और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो महालेखाकार करता है। ठीक है, भारत सरकार का लेखांकन मतलब जो लिखित में होता है कि उनको क्या स्पीच बोलना है, क्या आगे के कार्य हैं वो करने के लिए, तो वो महालेखाकार ही करता है। चलो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है कि कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस का गठन हुआ था। भारत सरकार का सेवन क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो महान्यायवादी होता है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। इसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं शायद। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल ही कहते हैं। और ये सबसे बड़ा न्यायिक पद होता है पूरे भारत का। ठीक है, न्यायिक पद होता है सबसे बड़ा भारत का। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, याद रखिए। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, शायद आपके एग्जाम में आ भी जाए कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ तीन चीज़ें। जब आपसे कोई पूछे राष्ट्रपति का उल्लेख किस में किया गया है, तो आप याद रखिए अनुच्छेद 52 में किया गया है, आर्टिकल नंबर 52 में। अब इसमें +11 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस में हुआ था, 52, 10, 62 और 1, 63, यानी उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। अब 63 में प्लस और 11 जोड़ दीजिए, तब आएगा आपके पास 63 + 11 = 74, यानी आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। क्या बताया? 52, 63, 74। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ओके, और प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 78 में। समझ में आ गया? चलो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 11 उसमें जोड़ दीजिए 63 में, और 11 उसमें और जोड़ दीजिए तो प्रधानमंत्री का निकल आएगा 74 में। ठीक है, ट्रिक समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था, यानी संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था उसका आधार क्या था। तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 2 बार भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में। जब संविधान लिखा गया है तो किताब में भारत का उल्लेख प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है? 2 बार। कितनी बार किया गया? 2 बार। कितनी बार किया गया? 2 बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक, प्रारूप क्या समिति का मतलब क्या कि संविधान हमको कैसे तैयार करना है। ठीक है, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन,
13 क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 1 ही है कि राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है, आर्टिकल नंबर 1 है। कोई पूछे राज्यों का संघ भारत को किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। ध्यान रखिए, बनाया गया था 1949 को और लागू किया गया था 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया जो है वो है 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इसको स्टार मान लीजिए। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर, ठीक है, इसे 300A में अब जोड़ दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, और 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। ओके, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा। ठीक है, मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचक प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा। 17 क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल विधेयक से है। 10वीं अनुसूची का संबंध जानते हो किससे, दल बदल विधेयक से है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। याद रखिए 1946 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें घटित हुई थी। 19 देखिए, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई थी। ठीक है, पहले नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, उसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा अब मान्यता दे दी गई है नगर पालिकाओं को संवैधानिक रूप से। ठीक है, 20 देखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज आ सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में। शिक्षा का अधिकार 21A में। शिक्षा का अधिकार किसमें है, 21A में। याद रखिए शिक्षा का अधिकार किसमें है, 21A में। 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किसमें है, 21A में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 25 में। शिक्षा का अधिकार किसमें, 21A में। रट गया होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भैया, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। 23 क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी। देखिए मैंने कहा था कि इसको अंगीकृत स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिए यहाँ नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसको याद कैसे करेंगे, नवंबर में संविदा आई, और नवंबर में संविदा आई और क्या कहते हैं, जनवरी में चालू कर दी गई। नवंबर में संविदा आई और जनवरी में चालू कर दी गई। इसका मतलब हुआ कि नवंबर में, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान, इसी में कन्फ्यूज होते हैं लोग नवंबर में। अब जैसे एक ऑप्शन दिया रहेगा 26 दिसंबर 1949, एक रहेगा 26 जनवरी 1949, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है 26 नवंबर और 26 जनवरी में। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया था पूरे देश में, और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। चलो 24 क्वेश्चन देखते हैं, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी मेरे ख्याल से 5th प्राइम मिनिस्टर थे आपके जो निर्विरोध चुने गए थे। लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, शायद यही था। 25 क्वेश्चन, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था। तो याद रखिए प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हुआ, और मतलब स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। 26वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉकेट वीटो यानी JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। आज तक भारत में केवल एक ही राष्ट्रपति ने JB वीटो का इस्तेमाल किया है, उसे ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ JB वीटो के बारे में, जिनको नहीं पता है। क्या होता था कि जैसे मान लो कोई सदन है, ठीक है, राज्यसभा हमारी है, अब लोकसभा ने कोई प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, सभी सदस्यों द्वारा, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उस प्रस्ताव को पारित करने पर उस संसद का समर्थन देती है, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो नाम मात्र राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है, बाकी जो संसद ने कह दिया वही होता है। अब देखो संसद भैया 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार NDA में पूछा जा चुका है कि संसद किससे मिलकर बना होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 चीज़ों से मिलकर संसद आपका निर्मित होता है। तो याद रखिएगा जब कभी ऑप्शन में राष्ट्रपति होगा कि संसद इनसे मिलकर बना, तो बिना राष्ट्रपति के संसद नहीं बनेगी। तब सुनो क्या बताया, JB वीटो। हाँ, तो कोई प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो नाम मात्र का रहता है, उसे साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुमत है।
ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया था, अब पहले मैं बताता हूँ जेबी वीटो होता क्या। जब कोई प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब उधर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तब राष्ट्रपति फिर से उसे लोकसभा के पास भेजता है और कहता है इसे एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि क्या ये प्रस्ताव आप पारित करवाना चाहते हैं। तो अब फिर 14 दिन के बाद जब लोकसभा राष्ट्रपति के पास वही प्रस्ताव भेजेगी, तब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो उसको एक्सेप्ट ना करे। अब जहाँ पर राष्ट्रपति ने उसको फिर से चेक करने के लिए भेजा था, वहीं राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उस प्रस्ताव को उठाकर अपने जेब में रख सकता है, मतलब अपने पास रख सकता है, ना उस पर कुछ अपना निर्णय दे कि मैं साइन करूंगा कि नहीं, और ना उसे वापस ही भेजे कि इसे दोबारा चेक कर लो। इसे ही जेबी वीटो कहते हैं। और इस डाक विभाग अधिनियम का जो है परिवर्तन के लिए, कुछ उसमें करने के लिए ज्ञानी जेल सिंह के पास जो लेटर गया था उसे उन्होंने उठाकर अपनी जेब में पॉकेट में रख लिया था, तभी से इसे जेबी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले भारत में किया था, याद रखिएगा। इन्हीं यही एक ऐसे राष्ट्रपति थे। चलो 27 क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। देखो दो प्रस्ताव हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, और एक ऊपर हम लोग और प्रस्ताव देख के आए हैं अभी, कौन सा, कहाँ गया, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। 1946 1947 पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ये इसमें थोड़ा देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो उद्देश्य प्रस्ताव मेरे ख्याल से 22 जनवरी 1947 को ही पारित किया गया था, गूगल करके एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 27 क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, मैंने देखा 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिका वाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती को कहा जाता है, याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने, राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 30 क्वेश्चन देखते हैं हम। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, संसद के द्वारा की जाती है। 31, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रारूप तैयार किया गया था, जिन्होंने संविधान को लिखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। 32 क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। सबको अध्यक्ष याद रहता है, उपाध्यक्ष किसी को नहीं याद रहता, आप याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी। कौन था, एच.सी. मुखर्जी। कौन था, एच.सी. मुखर्जी। कौन था, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। याद हो गया होगा। चलो 33 चलते हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी, जो कि अब बढ़ गई है मेरे ख्याल से। ठीक है। 34, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। देखो सबको पता है कि भारत का संविधान कई देशों से मिलकर बना हुआ है, कई देशों से हमने कई चीज़ें ली हैं। संसद का निर्माण करना कहीं से लिया है, संविधान संशोधन करना कहीं से लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया हम कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। ट्रिक क्या है, सब लोग ए बी डिविलियर्स को जानते हैं, ए बी डिविलियर्स बहुत खूंखार खतरनाक खिलाड़ी हैं। तो याद रखिए संविधान संशोधन भी बहुत खतरनाक है, जब होता है तब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा इसमें ऐड ही होता है। तो याद रखिए ए बी डिविलियर्स से संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन ए बी डिविलियर्स से संबंधित है, यानी दक्षिण अफ्रीका से। चलो अब याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 35 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, यही आएगा यार, परेशान ना हो, यही पढ़ लो बस। 35 क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8 थीं। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8। 36, मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे, सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, कि एक इंसान की फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए कुछ भारत देश पर, कि उसे वो अधिकार मिलने ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो जीवन जीने का अधिकार अगर हम छोड़ दें, तो जब कभी भारत में आपातकाल लगता है, मैं आपको कुछ चीज़ें आपातकाल के बारे में बता दूं, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल, उसके बाद राजकीय आपातकाल, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। तीनों याद करने के बहुत आसान सी ट्रिक हैं। 52 से स्टार्ट करिए, 4 जोड़ते जाइए। राष्ट्रपति आपातकाल 352 अनुच्छेद, और राजकीय आपातकाल 356 अनुच्छेद, और क्या कहते हैं वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद। अब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जब राष्ट्रपति शासन भारत में लागू होता है, तो हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। तो आपसे कोई कहे कि राष्ट्रपति शासन में कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं खत्म होता, तो वो है हमारा जीवन जीने का अधिकार। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये
चाहे राष्ट्रपति शासन लागू हो, चाहे और बाकी राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, आपकी संपत्ति ले सकता है, आपकी नौकरी ले सकता है, आपकी ज़मीन ले सकता है, ओके। तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार आपसे नहीं छीन सकता। तो ये आर्टिकल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हम देखते हैं कि 42 ये मैंने आपको पहले बताया कि 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में से लेकर और बहुत सारी चीज़ों में मतलब कई बार इसमें संविधान संशोधन किया गया है, और इसे लगभग एक संविधान के रूप में लगभग आपको मान सकते हैं कि कम से कम 100 आर्टिकल चेंज हुए हैं, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आता, कम से कम आपसे कोई संविधान संशोधन का क्वेश्चन आता है, तो 42 और 44 के अलावा कुछ मत लगाइएगा। 50% चांस यही है कि यदि दोनों संविधान संशोधन। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट का है कि जीएसटी जो है वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया है, तो 101, ठीक है, ये संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। देखिए, 2 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। तो ये हमारे हो गए कितने क्वेश्चन, 37। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन क्या था कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया। मैंने क्या कहा कि दक्षिण अफ्रीका से डिविलियर्स याद रखिए, डिविलियर्स से याद रखिए संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। 38वां क्वेश्चन में क्या पूछा कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, याद रखिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। याद हो गया होगा। 39 क्वेश्चन चलते हैं। अरे यार, याद ही कराना है, बाकी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, तो याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। एक ही वीडियो में जब पूरा रट जाए, ठीक है, मस्त एकदम। चलो, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए, फंडामेंटल राइट। संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, सोवियत संघ से, सोवियत संघ से। समवर्ती सूची सोवियत संघ, समवर्ती सूची सोवियत संघ, साथ साथ मैच कर रहा है, याद रखिए। 40 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। याद रखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले कितनी थी, संविधान जब बना था 8 अनुसूचियाँ। शुरू में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। अब देखिए 41वां, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है। तो मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल राइट हमारे, वो 51A तथा भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के तहत डाला गया, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन लागू होते केवल एक फंडामेंटल राइट आपका बच जाता है, जीवन जीने का अधिकार। बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके खत्म हो जाते हैं, ज़मीन जायदाद आपकी कुछ भी वो ले सकता है। ठीक, चलिए 42 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो देखिए, 10वीं सूची जो है वो संविधान संशोधन 52 के द्वारा जोड़ी गई है, और ये 1985 के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऐसे पढ़ते जाइए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 12 है। पहले कितनी थी, जब संविधान बना था 8 थी। ठीक है, चलो 44 क्वेश्चन देखते हैं। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है, याद रखिए। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस में किया गया है, 11वीं अनुसूची में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 क्वेश्चन हमारा है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची से मिलता है, 8वीं अनुसूची से। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची से मिलता है, 8वीं से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, 22 भाषाएं मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों को जोड़ देंगे 8। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची निकल आएगा। इसे ट्रिक बना के याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या होता है कि उस समय जब आप ट्रिक बना रहे होते हैं तो ट्रिक भले याद ना रहे आपको, लेकिन दिमाग में वो एक सेट कर देता है पिक्चर को, ताकि आपको वो उसको कभी भूलते नहीं हैं आप। चलो अब हम लोग देखते हैं 46 क्वेश्चन। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। देखो, अब देगा आपको 4 ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्या बताऊँ, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो आप देखिए 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, BDMS करके आप इसको शॉर्टकट याद कर सकते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब देखिए, आपके विकल्प में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें दिया रहेगा उड़िया और मराठी, गुजराती, ये सब दिया रहेगा। एक जगह कहीं बोडो लिखा होगा, तो उस पर टिक करना है कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, याद रखिए। चलो 47 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम 48 क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कहाँ से? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कनाडा से लिया गया है। ठीक, कनाडा से, मैंने कहा कई देशों से लिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया बताइए? समवर्ती सूची मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था कि देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, आपका संविधान संशोधन लिया गया है। AB डिविलियर्स से याद रखिए, संविधान संशोधन बड़ा बड़ा। ठीक, चलिए 49 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 49 क्वेश्चन, सातवीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूची का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका वर्णन है। 50 क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट याद रखिएगा। 51 क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया जाए? यानी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, SC ST का किसके अंतर्गत किया गया है वर्णन? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SC ST का जो है क्या कहते हैं किसके तहत वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। चलो 52 क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी। भारतीय, जब पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। चेंज हो गया क्योंकि मैंने भारत नहीं लगाया वहाँ। ठीक है, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए कन्फ्यूज ना होइए, अलग अलग काल में जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको अलग अलग कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं आम कहता था आपको 2000 से लेकर 2010 तक, 2000 से लेकर 2010 तक, तो जो पहला आम था वो मैं 2010 में बना। ठीक, अब मैंने 2010 के बाद उसी आम को केला कहना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि 2011 में जो पहला केला बना वो क्या था? ये था। तो यानी वायसराय, गवर्नर, बंगाल का नवाब, इसमें कन्फ्यूज ना हुई, अपने अपने काल में सब अलग अलग है। जब मैं आपसे बंगाल के नवाब की बात करूंगा तो याद रखिए कि जिस सन से लेकर के जिस सन तक बंगाल का नवाब चला है उसी सन में आपको प्रथम और द्वितीय बताना है। तो प्रथम वायसराय जब पूछेगा तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। जब प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा भारत का, भारतीय, तो C राजगोपालाचारी। प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन जब भारतीय मेंशन कर देगा तो C राजगोपालाचारी। पर भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिए। चलो 53 क्वेश्चन, दल बदल विधेयक के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 24 में। मैंने क्या कहा? 21, 24, 17, 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कई बार पूछे जाते हैं। 52, 56, 60, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये कानूनी इलीगल है। तो इसे किस में मेंशन किया जाता है? आर्टिकल नंबर 24 में। अब 55 क्वेश्चन देखते हैं, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858, भारत का शासन अधिनियम। ठीक है, याद रखिए। 56 क्वेश्चन देखते हैं, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान के कहाँ किया गया? संविधान में, तो प्रस्तावना में किया गया। ये पूरी लाइन ही ऐसे ही लिखी है, संविधान जब भी आप खोलेंगे तो वैसे वहाँ पे ऐसे ही लिखा है पूरा लाइन, तो प्रस्तावना में इसे मेंशन किया गया है। 57 क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? देखो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। अमेरिका क्या होता है? अब ऐसे याद रखिए, अमेरिका पूरा विश्व में सबसे तगड़ा देश है, तो न्याय व्यवस्था अगर पूरे विश्व को किसी को संभालनी होगी तो अमेरिका ही संभालेगा। इसलिए न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई संविधान में? अमेरिका से ली गई। 58 क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? अब देखो बंगाल के पहले गवर्नर पूछा तो वारेन हेस्टिंग हो गया। मैंने क्या बताया? जैसे अपने अपने काल में अलग अलग कहा जाता था, उन्हीं को गवर्नर कहा जाता था, उन्हीं को वायसराय कहा जाता था, उन्हीं को बंगाल का नवाब कहा जाता, उन्हीं को भारत का नवाब या गवर्नर कहा जाता था, और उन्हीं को अब हम राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक, तो नाम बदल बदल के अलग अलग इंसान को प्रेजेंट किया गया, लेकिन जिस काल में जिसको कहा जाता था उसमें उसका प्रथम लेंगे। जैसे मैं आपसे भारत का प्रथम वायसराय पूछूंगा तो जैसे मान लो 5 साल तक वायसराय बने, उसके बाद आगे वायसराय का नाम बदलकर नवाब कर दिया गया, तो 5 साल तक नवाब बने। तो जब मैं आपसे सबसे पहले वायसराय का पूछूंगा तो आप जो 5 साल में वायसराय बने थे उनमें से प्रथम बताएंगे, ना कि आप बंगाल के नवाब को बता देंगे प्रथम वाला। नाम तो सेम ही है, लेकिन जिस काल में जो चला है उसके अनुसार बताएंगे। तो जब आपसे पूछा गया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर कौन थे बंगाल के पहले, तो वारेन हेस्टिंग लगाएंगे। ठीक, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कन्फ्यूज ना हुई है, भारत के प्रथम वायसराय, और वायसराय को ही गवर्नर कहते थे, लेकिन बाद में कहा ना, और बाद में जब कहा तब जो पहले बने गवर्नर उन्हें वारेन हेस्टिंग कहते थे। यानी बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के और बंगाल के कन्फ्यूज ना हुए, बंगाल का ही भारत का, भारत का ही बंगाल का। ठीक, और केला वाला एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको, इतने तो है नहीं। ठीक है, चलो 59 क्वेश्चन,
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? 108, वेरी इंपॉर्टेंट। 108 के तहत ये वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की जो है दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुला सकता है। चलो 60 क्वेश्चन देखते हैं, बस 10 मिनट 15 मिनट और दीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 100 के 100 इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन देखिए, वैसे बकने से कोई नहीं कि पीडीएफ पढ़ा के मैं भाई आपको एक लाइन पढ़ दूँ, आप पढ़ के चले जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस पर 4 चीज़ें बताता हूँ कि आर्टिकल इसमें यह है, इसमें यह है, ये है, ताकि आप सुनते रहें, कभी आपको विकल्प मिले तो कम से कम कुछ पढ़े रहेंगे, तब तो टिक मारेंगे, तुक्का लगा के चले आएंगे क्या, 100 में से 50 सही होता है, 50 में कहाँ सिलेक्शन होगा। चलो, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? 108। 60वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। याद रखिए, प्रथम बहुत पूछता है आपके पेपर में, पूछेगा एक ना एक। तो हीरालाल जेकानिया क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। 61 देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 भारत का शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 62 देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता हेतु की समिति ने सिफारिश की थी, ठीक? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने। 63 क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम किसके दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 64 क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। याद रखिए, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बताइए। संविधान सभा के सबसे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार क्या कहते हैं? सर BN राव। चलो 65 क्वेश्चन देखते हैं, विधि दिवस कब मनाया जाता है? यानी कानून दिवस जिसे हम कहते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 66वां, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? 352 में। और इसी में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय आपातकाल का, ठीक है। मंत्रिमंडल का उल्लेख, शब्द का उल्लेख देखो 352A 352B ऐसे करके हमने आर्टिकल को बांटा है, तो 395 आर्टिकल जो थे उन्हें अब 495 कर दिया गया, तो कन्फ्यूजन में ना रहिए, ऑप्शन आप मार दीजिएगा। 67 देखते हैं, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 68वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 68, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? यानी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 में लगाया गया है। इसमें क्या कहा गया कि आपका अगर मन है, जैसे मान लो जीसस की प्रार्थना हो रही है, तो अगर आपका मन है तो आप खड़े होइए प्रार्थना में, और नहीं मन है तो आप नहीं खड़े हो सकते हैं, आपको कोई बाध्यता नहीं है। तो यही धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया था। और इसमें एक चीज़ और कही गई थी कि धर्म के अनुसार किसी को शिक्षा ना दी जाए, मतलब सभी के लिए शिक्षा समान रूप से दी जाए, तो अनुच्छेद 28 में ये बताया गया था। 69 क्या था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? लाहौर 1929 अधिवेशन, याद रखिए, इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 70 क्वेश्चन, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई संविधान संशोधन द्वारा किस? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता यानी वोटर जो वोट देते हैं उनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको याद कैसे रख सकते हैं? यहाँ 8 है, 8 में से अगर आप 2 आगे का ये 8 ले लीजिए, इसमें में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ 1 है, इसको दोनों जगह 1 है तो 1 यहाँ उतार दीजिए, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 हो गया। चलो 71वां क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म होने वाला है, परेशान न हुए, 10 मिनट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ये बम्बई से थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई से संविधान सभा में सदस्य थे। 72वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया ने बताया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार की थी। 73 क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। चलो 74वां क्वेश्चन, दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। अभी मैंने बताया था, दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। 75वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ हुआ था? 1951 से 1952 के बीच में प्रारंभ हुआ था, याद रखिए। 76वां क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 1951 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन, अब देखो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक। क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब ऐसे पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 1951, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। चलिए
77 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? ये मैंने कहा था कि जब कोई ऑप्शन आपको ना मिले तो 42वें या 44वें में से एक होगा। अगर 44वां नहीं तो बिल्कुल 42वां लगाइएगा, लगभग आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, जो प्रस्तावना है भारत का। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। चलो, 79वें मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। याद रखिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और न्यायिक व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। क्या बताया मैंने? न्यायिक व्यवस्था और मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई हैं। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। ये दोनों याद रखिए बिल्कुल अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। चलो 80 क्वेश्चन देखते हैं हम। 80th क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? 69वें संविधान संशोधन। पहले कौन थी? कैलिकट यानी कलकत्ता। कलकत्ता का पूरा नाम कैलिकट। ठीक है, यही कलकत्ता का पुराना नाम है। और 69वें संविधान संशोधन में जो दिल्ली है उसे भारत की राजधानी बना दी गई। चलो, राष्ट्रीय राजधानी। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858। अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को की थी। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। और इसी का शासन का अंत कब हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। चलो, अब 82 को क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल मिला के 22 होते हैं। लोकसभा कितने? 15 और राज्यसभा के 7। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आपको ऑप्शन दिया रहेगा 7, 15, 7, 22, 22, 15। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा संख्या किस में होती है? लोकसभा में। तो सबसे ज़्यादा सदस्य इससे लिए जाएंगे। सबसे कम संख्या राज्यसभा में, तो सबसे ज़्यादा सदस्य, सबसे कम सदस्य इससे लिए जाएंगे। 13 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद का निलंबन को कहा जाता है? अनुच्छेद 19 के निलंबन को कहा जाता है राष्ट्रीय आपात। 84 देखिए, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। संसद की प्रथम बैठक यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बैठक सामूहिक रूप से सबसे पहले कब हुई थी? 1952 में। और मैंने बताया राष्ट्रपति संसद को बैठक के लिए बुला सकता है, ये भी अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है। 85 क्वेश्चन, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष। इसे कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष। मतलब दिलाता नहीं है, सॉरी, दिलाता नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ ही नहीं लेता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वां क्वेश्चन, 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री थे। 87 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मैंने क्या कहा? 52 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय शासन भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 52, फिर 56 में आता है राजकीय आपातकाल, फिर 60 में आता है वित्तीय आपातकाल। चलो, महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको टिक करना है तो यही करिए। महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। महाअभियोग की प्रक्रिया होती क्या है? जब राष्ट्रपति को ऐसा कदम उठा लेता है जिससे संसद नाखुश रहती है, तो संसद एक प्रस्ताव पारित करती है। पहले लोकसभा प्रस्ताव पारित करेगी, उसके बाद लोकसभा जो है वो राज्यसभा में ट्रांसफ़र करेगी, राज्यसभा उसको क्या कहते हैं, पहली बार महाअभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपके प्रति महाभियोग लगाने जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति संसद को बुलाता है, अगर उससे सारी बातें अपनी कहता है कि जैसा आप मेरे खिलाफ सोच रहे हैं वैसी भी कोई बात नहीं है, तो महाभियोग नहीं लगता। नहीं तो लोकसभा उसे पारित कर देती है, राज्यसभा के सहमति के द्वारा इन पर महाभियोग लगा दिया जाता है। और महाभियोग के तहत इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि संसद की जो बहुमत रहती है वो साथ रहती है। ठीक। 89वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। मैंने आपको 3 अनुच्छेद बताए थे, देखो ट्रिक काम आ गई कि नहीं। मैंने कहा था कि राष्ट्रपति किसके अंतर्गत आता है? 52 के, इसमें 11 जोड़ दीजिए तो 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति, इसमें और 11 जोड़ दीजिए तो क्या कहते हैं 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री। तो 52, 63, 74 याद रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक, तो ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। 52 में कौन? राष्ट्रपति। 11 ऐड करिए, कितना हो गया? 11 ऐड करते ही ये हो गया 63। 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति, इसमें और 11 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा? 74। 74 के अंतर्गत प्रधानमंत्री, यानी भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनको तीनों को किसके अनुच्छेद में के तहत रखा गया है? 52, 63 और 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लगभग खत्म होने वाला 100 क्वेश्चन हमारे। 90 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? देखिए, भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार है उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक, मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो भाग 3 है मौलिक अधिकार को।
91 क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। याद रखिए, राज्यसभा और लोकसभा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि धन विधेयक किस में किया जाए, क्योंकि लोग जानते हैं राज्यसभा जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोकसभा, लेकिन लोकसभा में धन विधेयक जो है वो हमारा पारित किया जाता है, धन विधेयक का कोई भी मामला। तो 92 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, यानी उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा का है। और मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि आपको जैसे राष्ट्रपति शासन अगर देश में लागू होता है तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं सारे छीन लिए जाते हैं, केवल एक अधिकार को छोड़कर, वो अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब हम देखते हैं 93 क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। यह 44वां संविधान संशोधन मैंने आपको पहले रटा दिया गया है, और इसे अब 300A में रखा गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो आपके संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार था, उसे अब एक कानूनी अधिकार के रूप में 300A में रख दिया गया है। 94 क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। हम देखते हैं 95 क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ले गए हैं? देखो, मैंने आपको पहले बताया था ऑस्ट्रेलिया, एबी डिविलियर्स से साउथ अफ्रीका है। देखिए, साउथ अफ्रीका मतलब एबी डिविलियर्स मतलब खूंखार, खूंखार क्या होता है? संविधान संशोधन करना, इसलिए संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, क्या कहते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। 96 क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद से में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये पहले कर सकता था 14 मतलब सदस्य, लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत करता था उन्हें हटा दिया गया है। ठीक, तो 300 शायद 52 या कुछ ऐसे करके सदस्य जो होते थे, मतलब 2 सदस्यों को हटा दिया गया जो एंग्लो इंडियन सिलेक्ट करता था। अब 12 सदस्यों को राज्यसभा में केवल मनोनीत करता है। 97वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्राक्कल समिति में कितने और सदन के सदस्य होते हैं? ये होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक, 98 क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 110 में। और धन विधेयक कहाँ पे पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा नहीं। 99 क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं 100 क्वेश्चन के ऊपर, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इन्हीं को बार बार देखते × 2 × 1.5 पर देखते रिवाइज करिए। इनसे ज़्यादा आपके पॉलिटिकल पेपर में कुछ नहीं आने वाला। लगभग 80% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि संविधान के 100 अनुच्छेद मैंने आपको इसमें पढ़ा दिए हैं। 100 से ज़्यादा वो आपसे पूछेंगे नहीं, और जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे इसमें हो गए। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, और बाकी ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। जल्द ही पेपर आने वाला है, इससे तैयारी में अभी से लग जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।